गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है विजय रूपाणी। गुजरात के मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, इस्तीफा किसको सौंपा? वहां के राज्यपाल को, जो कौन है? आचार्य देवव्रत। ये गुजरात के 16वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। 2016 से ये मुख्यमंत्री थे, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री से कुछ अपॉइंटमेंट्स में आपको बताऊं तो आप जानते हो, असम के मुख्यमंत्री बने थे हेमंत बिस्वा शर्मा। केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने पिनाराई विजयन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे M.K. स्टालिन। द्रविड़ मुनेत्र कड़कम पार्टी से हैं ये। पुडुचेरी के N. रंगासामी बने थे। कर्नाटक के अभी बने बसवराज बम्मई नाम है। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी बने थे। अच्छा, अपॉइंटमेंट से कल भी हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था गवर्नर का। 4 राज्यों में गवर्नर अदला बदली किए गए हैं, एक बार देख लो। बनवाल पुरोहित जो कि अभी तमिलनाडु के गवर्नर थे, अब ये पंजाब के बन गए। RN रवि जो अभी तक नागालैंड के गवर्नर थे, अब ये तमिलनाडु के बन गए। जगदीश मुखी जो असम के गवर्नर हैं, अब ये नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। और उत्तराखंड के नए गवर्नर बन गए हैं गुरमीत सिंह बेबी रानी मौर्य की जगह। बात गुजरात की है तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो, कैपिटल हो गई गांधीनगर जो कि निर्वाचन क्षेत्र है अमित शाह का, जो कि गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। अभी गुजरात से हमने पढ़ा था, गुजरात सरकार ने वतन प्रेम योजना शुरू की है। अभी गुजरात के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का आयोजन भी हुआ था। उसके अलावा गुजरात हाईकोर्ट सभी अदालती कार्यवाही का यूट्यूब पर सीधा प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट भी बना था। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा बना? कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र। अभी गुजरात ने ही ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए बताइए, गुजरात के कितने स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं? 4 हो गए हैं। अभी चौथा बना था धोलावीरा, जो कि हड़प्पा स्थल है। और इस तरह से ये देश का 40वां विश्व धरोहर स्थल बना है। इसका स्थानीय नाम है कोटड़ा दा टिम्बा। और इससे पहले भारत का 39 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था रामप्पा मंदिर, जो आपको मिलेगा तेलंगाना में, ये भी याद रखना। अच्छा बताइए, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहां पे बनेगा? गांधीनगर में बनेगा। और देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ये कौन सी होगी? गुजरात की केवड़िया। उसके अलावा दुनिया का पहला CNG टर्मिनल स्थापित किया जाएगा गुजरात के भावनगर में। और भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपको मिलेगा, जो पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहा जाता है। और नरेंद्र मोदी से आपको याद होगा, अभी गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उसके ट्रस्टी के अध्यक्ष बन गए। और इस पद को संभालने वाले वो दूसरे भारतीय हैं मोरारजी देसाई के बाद में। गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के कमलम कर दिया। अच्छा, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात के लोथल में। और आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला डायनासोर पार्क व म्यूजियम ये कहां पे बनाया गया, तो आंसर होगा गुजरात के महिसागर जिले में। और देश का पहला प्रवासी सेल ये सूरत में खोला गया। सूरत, जिसको सिल्क सिटी और डायमंड सिटी भी कहा जाता है, तापी नदी के किनारे स्थित है ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। गुजरात से बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया कौन सा? ये याद रखना है, मध्य प्रदेश। तो इससे क्या होगा? इससे पावर सेक्टर में साइबर अटैक को रोकने में मदद मिलेगी। मतलब कोई भी हैकिंग या वायरस के जरिए मध्य प्रदेश की बिजली प्रणाली, बिजली सिस्टम में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। देखो, पावर सेक्टर की बात है ना, कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको पता होना चाहिए, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि जैसे कि तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट याद रखना है, महाराष्ट्र में है। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिलेगा राजस्थान में। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको गुजरात में मिलेगा। और कर्नाटक में भी एक केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। लेकिन यहां तो बात मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। और भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपको भोपाल में ही मिलेगा। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, काफी न्यूज में रहता है ये। सारे पॉइंट्स एक साथ मैं आपको बताता हूं। अभी स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 जीता था इंदौर और सूरत ने मिलकर।
अगर आपसे पूछा जाए स्वच्छ जल उत्प्रेरक कार्यक्रम यानी कि क्लीन एयर कैटेलिस्ट प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? इंदौर है। इस प्रोग्राम के लिए दुनिया में केवल 2 ही शहरों को चुना गया था, एक तो इंदौर था और एक इंडोनेशिया का जकार्ता था। अच्छा बताइए, देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा इंदौर। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस शहर के स्ट्रीट एंड फूड्स जॉइंट्स को फसाई ने क्लीन स्ट्रीट फूड हब सर्टिफिकेशन दिया, तो आंसर होगा इंदौर। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। पहला तो कर्नाटक था। मध्य प्रदेश में ही अंकुर योजना है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चला, मुख्यमंत्री राइज योजना शुरू हुई और लाडली लक्ष्मी योजना भी यहीं की है। उसके अलावा कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना भी यहीं की है। और बताइए, मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद शहर है उसका नाम बदल के क्या करा? नर्मदापुरम कर दिया। भारत में पहली बार दुनिया का सबसे पुराना जानवर डिंकिंसोनिया का जीवाश्म मिला था मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में। और बताओ, भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी ये कहां पे लॉन्च की गई थी? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? मोहम्मद रफीक है। और देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बना था मध्य प्रदेश के सांची में। और सांची से आपको याद आएगा, मध्य प्रदेश में आपको 3 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिलेंगी। सांची स्तूप हो गया, भीमबेटका की गुफाएं होगी और खजुराहो के मंदिर हो गए। खजुराहो के जो ये मंदिर है ये नागर शैली या पंचायतन शैली में बने हैं। किसने बनाया है? चंदेल शासकों ने बनाया है। छतरपुर मध्य प्रदेश में आपको मिलेंगे। तो इतना आप यहां से याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू को। कौन है ये? भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं ये। और अब इनको 2024 से 2027 तक 3 सालों के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। और आपको बता दूं कि जो भारत है ये 2024 में ये एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की 16वीं असेंबली की मेजबानी करेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया। अच्छा, गिरीश चंद्र मुर्मू से 2 पॉइंट और याद रखना। एक तो हमने बता दिया आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं ये 14वें नंबर के। कौन से नंबर के? 14th नंबर के हैं। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर भी यही थे। और अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, 2-4 महीने पहले, कि यूनाइटेड नेशन के बाह्य ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट समिति का भी इनको अध्यक्ष बनाया था। बाकी देखो दीपक दास ये सीजीए बने थे, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, महालेखा नियंत्रक। तो सीजीए और सीएजी में अंतर ध्यान रखना। बाकी निर्लेप सिंह रॉय नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है उसके सीएमडी बने, कल ही पढ़ा है। सतीश पारेख इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष बने थे। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो याद रखना, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, इनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वैसे हमारे अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी है। और इनसे याद होगा, अभी राज्यसभा में सदन का उपनेता ये बने थे और नेता बने थे पीयूष गोयल। बाकी रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ये 3 साल के लिए कार्यकाल अभी इनका बढ़ गया था। जेबी महापात्रा सीबीडीटी के अध्यक्ष बने। और अभय कुमार सिंह सहकारिता मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव बने थे। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप एनर्जी आइलैंड बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ समझौता किया? आंसर होगा डेनमार्क। तो अभी तमिलनाडु और डेनमार्क ने मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए डेनमार्क 5 से 10 अरब डॉलर का निवेश करेगा। और इससे कितनी ऊर्जा का उत्पादन होगा? 4 से 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। ऊर्जा की बात हो रही है तो एक प्रश्न का जवाब दो। देखें, 2022 तक हमारी सरकार का नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य कितना है? 175 गीगावाट है, जिसमें से 100 गीगावाट तो आपकी खाली सोलर एनर्जी है। और 2030 तक का लक्ष्य कितना है? 450 गीगावाट है। अच्छा, आप तो ये बताओ, भारत ने ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य कब का रखा है? तो आंसर होगा 2047 का। अब बात यहाँ पे डेनमार्क की है, तो ये रहा मैप में डेनमार्क। देखो, डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन से 2-3 प्रश्न बनेंगे आपसे। देखो, डेनमार्क ने कहा था कि कुछ समय बाद इसकी जो कैपिटल है वो पानी में डूब जाएगी, तो ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। 2070 तक ये बनके कंप्लीट हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी लगभग 35,000 लोगों की है।
प्रश्न ये पूछेंगे कि इसका नाम क्या है। इसका नाम रखा है लेनेट होम। उसके अलावा अभी जो सेफ सिटी इंडेक्स आया था उसमें भी टॉप पे रहा था कोपेनहेगन। करेंसी डेनिश क्रोन है। और अभी नए प्रधानमंत्री बने थे मेटे फ्रेडरिक्सन उनका नाम है। और अभी आपको याद होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की पुष्टि करने वाला पहला देश आपका डेनमार्क ही है। उसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल सैंड कैसल डेनमार्क ने बनाया था। चलो ये बताओ डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है। जटलैंड प्रायद्वीप पर। और जो ग्रीनलैंड है उस पर किसका अधिकार है। डेनमार्क का अधिकार है। दुनिया का सबसे बड़ा टापू है आपका ग्रीनलैंड। और यहां से एक और बात ध्यान रखना भी न्यूज में है कि ग्रीनलैंड के पास दुनिया का सबसे उत्तरी द्वीप अभी खोजा गया है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नाम की बुक को किसने लिखा है। तो आंसर होगा उदय भाटिया ने। तो उदय भाटिया ने अभी ये नई बुक लिखी है जिसका नाम क्या है बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर। और ये जो बुक है ये राम गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, मनोज बाजपेयी, विशाल भारद्वाज से संबंधित है। बाकी धीरा खंडेलवाल हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नाम की बुक लिखी जिसको लॉन्च किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। कुणाल बसु इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम की बुक लिखी। कौशिक बसु पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम नई दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नाम की बुक लिखी। इनको अवार्ड भी मिला था हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। और एक और बसु अभी न्यूज में थे तरुण बसु, उन्होंने भी बुक लिखी है कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियंस अमेरिकन। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव ये मनाया गया। तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो नुआखाई ये उड़ीसा राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है। इसे गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। इसमें धान की नई फसल से तैयार दलिया जिसे नबन्ना कहा जाता है उसे देवी समलेश्वरी को चढ़ाया जाता है। अच्छा त्योहार उत्सव मेले वगैरह की बात है तो वो सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं जो अभी न्यूज में थे। एक तो आप याद रखो वांचुआ महोत्सव ये असम में मनाया गया था अभी तिवा और लालुंग जनजाति के द्वारा। वैसे आपको बता दूं असम में आपको कामाख्या देवी का मंदिर मिलेगा जहां पे अंबुबाची का मेला लगता है। जम्मू कश्मीर में अभी बंगस आवाम मेला आयोजित किया गया था और यहीं पे खीर भवानी मेला भी लगता है। बाकी एक याद रखो लाई हराओबा त्योहार और एक संगाई उत्सव ये मनाया जाता है मणिपुर में। चलो बताओ चापचार कुट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है मिजोरम में। और एक याद रखना पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। और आपसे पूछा जाए हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है तो नागालैंड में। ये दोनों याद रखना साथ में। गुड़ी पड़वा ये नव वर्ष का आरंभ इसे माना जाता है महाराष्ट्र में। और बोनालू त्योहार मनाया जाता है तेलंगाना में। नमस्ते ओरछा महोत्सव ये है मध्य प्रदेश का। उसी तरह से फगली उत्सव याद रखो ये हिमाचल प्रदेश का है। जबकि फूल देई त्योहार मनाया जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड से आप याद रखो हरेला उत्सव ये उत्तराखंड का है। जबकि हरेली त्योहार ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। और केरल में आपको मिलेगा सबरीमाला मंदिर जहां पे मकर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है। केरल में ओणम फेस्टिवल भी मनाया जाता है और केरल में ही अट्टुकल पोंगल त्योहार भी मनाया जाता है। और पोंगल त्योहार बोलेंगे केवल तो ये तमिलनाडु में होता है। आदिपुरम त्योहार भी होता है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के मदुरई शहर को त्योहारों का शहर कहा जाता है तो ये भी ध्यान रखना। और अभी आपको बता दूं एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि पासी कोंगी त्योहार का संबंध किस राज्य है तो अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में ही सोलंग त्योहार भी मनाया जाता है आदि जनजाति के द्वारा। ये भी अभी न्यूज में था। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार मैंने आपको बताया जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए या इस बार हमने पढ़े हैं 2021 में। इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में एक उपन्यास है पिरानेसी उसके लिए वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन किसने जीता है तो आंसर होगा सुजाना क्लार्क ने। ब्रिटिश लेखिका है ये सुजाना क्लार्क और इन्होंने अभी अपने काल्पनिक उपन्यास पिरानेसी के लिए वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। इसमें इन्हें पुरस्कार के रूप में $41,000 का इनामी राशि मिला है। बाकी डेविड डायोप ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 इन्होंने जीता। ये फ्रांस के लेखक हैं। इनके उपन्यास का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एलेजांद्रो प्रीतो की बात करेंगे मैक्सिकन फोटोग्राफर है। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब मिला इन्हें। और सबरना रॉय टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 इन्होंने जीता था। तो ये ध्यान रखना नाम भी इंपॉर्टेंट है सारे। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल
उत्पादन संयंत्र यानी कि हाई एश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो इस प्लांट में कोयले से मेथनॉल बनाया जाएगा और ये इस तरह का देश का पहला स्वदेशी प्लांट होगा। और इस प्लांट को बनाया गया है कहां पे? हैदराबाद में। किसने बनाया? भेल ने, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी ग्रीन स्टील, दुनिया का पहला ग्रीन स्टील बनाया था किसने? स्वीडन ने। और बताओ, अभी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहां पे शुरू हुआ? आइसलैंड में। और अभी भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर कहां पे स्थापित किया गया? चंडीगढ़ में। भारत से याद रखना, अभी प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है भारत। ट्री सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? हैदराबाद को कहा जाता है। वैसे आपसे पूछें, बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा राजस्थान। और चलो ये बताओ, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुला है? तो ये हैदराबाद में ही खुला है। और देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम भी लॉन्च हुआ था हैदराबाद में। और हैदराबाद में आपको एक नेहरू जूलॉजिकल पार्क मिलेगा, उसे आईएसओ सर्टिफिकेट मिला था। और इसके साथ ही आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला चिड़ियाघर वो बना था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मेडिसिन डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना शुरू की गई है और ये इस तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य है ड्रोन को यूज करके दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहां पे टीकों को और दवाइयों को पहुंचाना। अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। और इसे किसके सहयोग से शुरू किया गया? तेलंगाना सरकार ने, नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और अपोलो हॉस्पिटल के सहयोग से। चलो आप तो ये बताओ, इंद्रजाल क्या है? एयर ड्रोन डिफेंस सिस्टम है ये, जिसको हैदराबाद के ग्रीन रोबोटिक्स ने तैयार किया है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में शुरू की गई मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का संबंध किससे है? तो आंसर होगा स्ट्रीट वेंडर से। आते हैं तो अब इसमें क्या होगा? तो अब आपको सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी वाले भी आपसे डिजिटल पेमेंट आसानी से लेते नजर आएंगे। और इसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शुरू किया गया है। अच्छा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में तो आप जानते हो ना, ये जून 2020 में शुरू की गई थी। कोरोना के कारण सबके काम बंद पड़ गए थे। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ठेले वाले, रेहड़ी वाले जो होते हैं उनको। तो वो अपना काम फिर से स्टार्ट कर सकें, इसके लिए केंद्र सरकार ने ये योजना शुरू की थी। इसमें क्या था? उन्हें 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा 7% की ब्याज सब्सिडी के साथ। यह है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। जून 2020 में इसको शुरू किया गया था। और अभी इसी के तहत मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया, जिसमें क्या हो रहा है? क्यूआर कोड के जरिए डिजिटल भुगतान कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है इन सभी स्ट्रीट वेंडर्स, ताकि फिर ये डिजिटली पेमेंट लेना और देना सीख जाए। और ये जो अभियान है किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, किस संगठन के साथ डीआरडीओ ने MRSAM वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए भागीदारी की है? तो आंसर होगा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। तो अभी डीआरडीओ ने इंडियन एयरफोर्स को ये मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की पहली फायरिंग यूनिट सौंपी है। तो भारत की रक्षा क्षमताओं को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के जैसलमेर के वायुसेना स्टेशन में MRSAM मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया गया है। इसे डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर के बनाया है। देखो, बात डीआरडीओ की है तो डीआरडीओ मतलब हो गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1958 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर मिल जाएगा। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ दिवस 1 जनवरी को मनाते हैं। अभी आपको याद होगा, डीआरडीओ ने आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जो कि एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। वैसे भी डीआरडीओ ने निर्भया मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था, जो कि एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अच्छा, जो ब्रह्मोस है वो किस तरह की मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको भारत और रशिया ने मिलकर के बनाया है। अभी डीआरडीओ ने पिनाका का भी सफल परीक्षण किया था। पिनाका एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जो 44 सेकंड में 12 मिसाइलें एक साथ छोड़ सकता है। वैसे भी आपको बता दूं कि डीआरडीओ ने एक चलता फिरता पुल भी तैयार किया था, जिसको शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम कहा जाता है।
जिसे अभी भारतीय सेना में शामिल किया गया, जिसकी एक पुल की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई में 4 मीटर है। आपको याद होगा डीआरडीओ ने सीआरपीएफ के जवानों के लिए रक्षिता नाम से एक बाइक एम्बुलेंस भी तैयार किया था। और अभी भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल भी तैयार की है, जिसका नाम है आसमी। अच्छा बताओ, अभी डीआरडीओ ने किसे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया? हेमंत कुमार को। और अगर आपसे प्रश्न पूछूं मैं कि भारत के पहले न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है, तो आंसर होगा आईएनएस ध्रुव। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, तो कल के वीडियो में पूछा गया था किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट शुरू किया, तो आंसर होगा आइसलैंड ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए, अगर सेशन अच्छा लगा हो, बीच में मैंने आपको बिल्कुल नहीं बोला, कोई डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन अगर सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ में एक बार प्लीज शेयर जरूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, वहां पे एक बार इसको शेयर जरूर कर देना। और लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।